हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। आज मैं फिर आपके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लॉरेंस कोहलबर्ग को लेकर के आई हूँ, और बहुत ही आसान भाषा में, क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग जो है, इनकी जो थ्योरी है नैतिकता का सिद्धांत जो इन्होंने दिया था, जिसे हम इंग्लिश में मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं। ये जो क्या है ना, इतना इम्पॉर्टेंट है कि हर एक टेट एग्ज़ाम में आता है, और सी टेट में तो एकदम मस्ट आना ही आना है। पिछले सी टेट में भी लॉरेंस कोहलबर्ग से कई क्वेश्चन पूछे थे, यानी 2 नंबर तो बिल्कुल इससे आने ही आने हैं। तो हम लोग बिना देरी किए अब स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण चीज़ कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी मैं एजुकेशनल वीडियो डालूँ आप तक पहुंच जाए। और देखिए मैं कितना इजी वे में आपको लॉरेंस कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है, नैतिकता का सिद्धांत, तो मैं समझा रही हूँ। एकदम माइंड कॉन्सेंट्रेट करके देखिएगा, और पेन कॉपी भी हाथ में रहे ताकि जल्दी से आप उसका नोट्स तैयार कर लें। और मैं जो इजी वे में आपको जो मैं पढ़ाती हूँ, जो मैं क्वेश्चन तैयार कराती हूँ, बाद में आप कॉपी खोल करके आसानी से रिवाइज़ कर लें। बिना रुके बिना थके हम लोग स्टार्ट करते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग, तो पहले जान जाएं कि जो कोहलबर्ग साहब हैं वो हैं कहाँ के। ठीक है, उन्होंने क्या दिया। तो कोहलबर्ग अमेरिका के, कहाँ के, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। मैं उनके निवास स्थान, कोई भी मैं थ्योरी पढ़ाती हूँ, जिस मनोविज्ञान की मैं थ्योरी पढ़ाती हूँ वो कहाँ के हैं वो मैं ज़रूर बताती हूँ। इससे क्या होता है कि 1 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में उनके निवास स्थल से भी पूछा जाता है कि मनोवैज्ञानिक कहाँ के हैं। ठीक है, इसलिए क्या ये कोहलबर्ग है वो कहाँ के मनोवैज्ञानिक है, अमेरिका के। एकदम 1 नंबर का ये सवाल का जवाब मिल गया। और उन्होंने किस सिद्धांत को दिया, ठीक है, तो उन्होंने नैतिकता का सिद्धांत, या नैतिकता के सिद्धांत को भी बोला जाता है नैतिक विकास का सिद्धांत। यानी कुल मिला के लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया, और वे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के। क्लियर है? एनी डाउट? अगर डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें। और देखिए, पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो नैतिकता है, मॉरलिटी, वो है क्या। यानी नैतिकता का सिद्धांत तो कोहलबर्ग ने दिया, लेकिन ये नैतिकता होता क्या है, इसको जानना पहले ज़रूरी है। तो देखिए, नैतिकता वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। यानी हमारे अंदर वह गुण, हमारे अंदर वह क्षमता कह लीजिए। तो ये जो नैतिकता है वह गुण है या वो क्षमता है जो हमें ये बताती है कि क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या सही करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यानी क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मॉरलिटी क्लियर है ना। यानी हमारे अंदर सही गलत की पहचान को क्या कहते हैं, नैतिकता कहते हैं। बच्चे जब है क्या अपने सामाजिक परिवेश में, यानी अपने आस पड़ोस, अपने फैमिली में ऐसे रहता है, तो उसके अंदर 2 चीज़, नैतिकता और अनैतिकता जानता है। यानी उसके अंदर नैतिकता की भी भावना आती है, सही गलत की भावना, और अनैतिकता की भी भावना आती है। यानी कोई भी बच्चा या कोई भी मतलब हो, वो अपने आस पड़ोस से ही, पहला क्या है, क्या कहा जाता है, परिवार को ही प्रथम पाठशाला कहा जाता है। यानी बच्चा परिवार में ही रह करके सही गलत का पहचान करता है अपने आस पड़ोस में। जैसे बच्चा बाहर निकलता है तो अपने आस पड़ोस के संपर्क में आता है, और अब बच्चे दूसरे परिवेश के बच्चों के संपर्क में आता है, तो क्या उसमें नैतिकता का जो भावना है वह बढ़ती है, उसके अंदर सही गलत की पहचान की भावना बढ़ती है। यही सब क्या है, सही गलत की पहचान ही क्या है, नैतिकता है, जो हर एक इंसान के अंदर होता है। क्लियर है? नैतिकता क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो अपने ये सिद्धांत दिया, नैतिकता का सिद्धांत, उसको उन्होंने 3 लेवल, 3 स्तर बताए, और हर एक स्तर, हर एक लेवल के 2-2 उपवर्ग में बांटा है। यानी कुल मिलाकर 6 अवस्था इसकी बताए। एग्ज़ाम में देखिए, अगर पूछता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने नैतिकता के सिद्धांत को कितने स्तर में बांटा है, ठीक है, कितने लेवल में बांटा है, तो उसका आंसर क्या होगा, 3। ठीक है, उसका आंसर होगा 3। और अगर पूछता है
और अगर पूछता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिकता के सिद्धांत को लॉरेंस कोहलबर्ग ने कितने अवस्थाओं में बांटा है, कितने चरणों में बांटा है, तो चरण या अवस्थाओं में आएगा 6। ठीक है, क्लियर है। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत हो। लेवल पूछता है, स्तर पूछता है तो 3, और अगर अवस्था या चरण पूछता है तो 6। तो पहला क्या है, प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, प्री कॉन्वेंशनल स्टेज। और ये स्टेज जो होता है 4 से 10 वर्ष की अवस्था होती है। यानी पहला जो स्टेज है, लेवल है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। और इसकी वर्ष भी पूछता है कि प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर यानी प्री कॉन्वेंशनल स्टेज, इसकी आयु वर्ष क्या है, बच्चों में कितने स्टेज पे ये पाया जाता है, तो याद रखिए 4 से 10 वर्ष। इस अवस्था में बच्चों को क्या सही गलत के बारे में पता नहीं होता है, यानी बच्चों के अंदर वो गुण, वो क्षमता नहीं हो पाती है कि वो सही और गलत में फ़र्क समझ जाए। तो इसको याद रखिए, प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर में क्या बच्चों को सही गलत करने की पहचान नहीं होती, यानी पूर्ण उनके अंदर नैतिकता का वो पूर्ण रूप से वो जागृत नहीं होता है, यानी अभाव रहता है। तो क्या होता है, सही गलत करने की पहचान नहीं होती है। और ये अवस्था कितनी है, ये वर्ष कितने वर्ष के बच्चों में होती है, 4 से 10 वर्ष। ठीक है, इस अवस्था में नैतिक तर्कणा दूसरे लोगों को मानकों के अनुसार होती है। यानी जो बच्चा होता है वह सही गलत तो उसे समझ में आता नहीं है, लेकिन अगर दूसरे कहते हैं कि ये काम मत करो, इससे तुम्हें नुकसान होगा, या फिर अगर तेज़ कूदोगे तो गिर जाओगे, चोट लग सकती है तुम्हें, तो वो क्या, वो उसकी बात मान लेता है। यानी उसके अंदर नैतिक तर्कणा का अभाव होता है, वो दूसरे के पे डिपेंड होता है। इसको भी उन्होंने कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। जितना उनका लेवल है, 3 लेवल है, तो हर एक लेवल को उन्होंने 2-2 भागों में बांटा है, जिससे इसकी अवस्था कितनी हो जाती है, 6। पहला क्या है, आज्ञाकारिता और सजा अभिविन्यास, यानी आज्ञा एवं दंड की अवस्था। यानी कि जो पहली जो अवस्था है उसमें क्या होता है, पहली जो अवस्था है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का जो स्तर है, इसमें क्या होता है, बच्चे को सही गलत के करने की पहचान तो होती नहीं है। तो इसमें क्या, उसे आज्ञा यानी किसी की बात मानने या फिर गलत काम करने पर उसे दंड मिलेगा, उसका उसे डर रहता है। यह क्या पूर्व परंपरा अवस्था का पहला चरण है, यह बाहरी सत्ता पर आधारित होती है। यानी अगर कोई बच्चा गलती करेगा तो उसे दंड मिलेगा, उसे ये पता है, और दूसरों की आज्ञा का पालन करना है, किसी की बात मानना है, ये उसे पता है। यानी उसके अंतर तो वो ये सही गलत की पहचान करने की अभी गुण नहीं आया है, इसलिए इस पर यह आधारित है। जैसे क्या होता है कि बच्चा जैसे बच्चे को घुमाया जाता है, जैसे बच्चों को बनाया जाता है, जैसे बच्चों को सिखाया जाता है, बच्चा उसी हिसाब से सीखता है। यानी ये कहावत की आती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जैसे आप बच्चे को बनाएंगे वैसा बच्चा बनेगा। दूसरा क्या है इसका, प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर में व्यक्तिगता और विनिमय या अहंकार की अवस्था। इस अवस्था में देखिए बच्चे के अंदर अहंकार, यानी वो जैसे सोचता है, जैसा देखता है वैसा बनता है। ठीक है, तो इस अवस्था में मैं आपको बता दूँ, प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर जो मैंने बताया है उसको पूर्व परंपरागत अवस्था भी कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। तो इसमें क्या होता है, बच्चे को जैसे का तैसा, जैसे को तैसा वाली भावना रहती है। ठीक है, जो जैसा उसके साथ व्यवहार करेगा वैसा वो करेगा। इसमें इस स्टेज में वही आता है। अब देखिए दूसरा क्या, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। ठीक है, पहला तो हम लोगों ने पढ़ा प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जिसका स्टेज 4 से 10 वर्ष। दूसरा रूढ़िगत नैतिकता का स्तर कन्वेंशनल स्टेज, जिसके बच्चों की आयु क्या होती है, 10 से 13 वर्षों की होती है। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मान को अपने अंदर समावेशी कर लेता है तथा उसी के अनुसार सही गलत का निर्णय करता है। जैसा आप जानेंगे कि जैसा बच्चे का माइंड क्या होता है, एक कोरे कागज़ की तरह होता है, जिस पे आप जो चाहे लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसा बच्चा देखेगा वैसा सीखेगा। अगर उसे हम चोरी करना सिखाएंगे, उसके अंदर ये भावना डालें कि चोरी करना अच्छा है, तो वो चोरी करना सीखेगा। अगर उसके अंदर डालेंगे कि नहीं चोरी करना
क्या होता है, पाप है, ये चोरी नहीं करनी चाहिए, तो उसके अंदर वो चीज़ आएगी। यानी कुल मिलाकर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर पे जो 10 से 13 वर्ष की अवस्था होती है, इसमें बच्चा जो देखता है वो सीखता है और वही करता है और वही आगे भी करता जाता है। यानी उसके माइंड में ये बिल्कुल फिक्स हो चुका रहता है कि ये क्या है, मेरे लिए सही है। इस नैतिक यथार्थवाद का स्तर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, नैतिक यथार्थवाद का स्तर भी कहते हैं। इस स्तर को भी 2 उप अवस्थाओं या चरणों में विभाजित किया है कोहलबर्ग साहब ने। पहला क्या, प्रशंसा की अवस्था, दूसरा सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। यानी इस स्टेज में 10 से 13 वर्ष की अवस्था में बच्चों को क्या होता है, वो चाहते हैं कि मैं जो काम करूं उससे मुझे प्रशंसा मिले, लोग मेरी तारीफ़ करें, और जो मैं समाज में जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ के लोग मुझे सम्मानित, मतलब सम्मान भरी नज़रों से देखें। यानी कुल मिला के 10 से 13 अवस्था आयु जो बच्चों की होती है, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर के अंतर्गत जो आती है, उसमें क्या होता है, बच्चा एक दूसरे को क्या करता है, उन लोगों के जो मान को अपने अंदर समावेशित कर लेता है, यानी अपने अंदर समान लेता है। जो जैसा दिखता है उसको लगता है कि वही सही है और उसी हिसाब से वो खुद को ढाल लेता है। देखिए, अच्छे पारस्परिक संबंध या प्रशंसा की जो अवस्था होती है, ठीक ना, इसमें बच्चा क्या करता है, अच्छा लड़का या लड़की बनने के उसके अंदर भावना होती है। इस अवस्था का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, दूसरों को प्रसन्न करना या स्वीकृति पाना है जिससे उसे प्रशंसा मिले। यानी जो पहला स्टेज है इसका, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर का जो पहला है ये चरण, इसमें क्या होता है, बच्चे के अंदर वो बच्चा चाहता है कि मैं ऐसा काम करूं जिससे मुझे प्रशंसा मिले। यानी मैं अच्छा लड़का बनना चाहता हूँ या मैं अच्छी लड़की बनना चाहती हूँ और लोग क्या है, मेरी प्रशंसा करें, मुझे समाज में प्रतिष्ठित स्थान मिले। यानी उसे प्रशंसा की ज़रूरत लगता है कि मुझे प्रशंसा की ज़रूरत है, आवश्यक है। यानी उसे गर्व की भावना उत्पन्न होती है। सामाजिक आदेश को बनाए रखना या सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। यानी कुल मिला के ये कहा जाए कि जो दूसरा इनका जो लेवल है, जो चरण है, इसका दूसरा लेवल स्तर है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इसमें जो बच्चा 10 से 13 वर्ष की अवस्था में रहता है, उसके अंदर ये बस वो समाज से सम्मान पाना चाहता है, ठीक। तो उसका क्या है, कोहलबर्ग ने क्या कहा है कि जो चौथी अवस्था जो इसकी है, इस अवस्था में नैतिकता व अनैतिकता का असर समाज पर होने लगता है। यानी बच्चा सही है या गलत है, या सही चीज़ों को वो सीखा है या फिर गलत चीज़ों को सीखा है, उसका क्या असर होता है समाज पे, उसका जो क्या होता है, असर होने लगता है। इस स्थिति में लोगों का नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय, कर्तव्य पर आधारित होती है। इस अवस्था में बालक सामाजिकता के गुणों को धारण कर लेता है। यानी उसके अंदर जो सामाजिक, अगर उसके अंदर ये आता है कि अगर मैं गलती करूँगा, ठीक है, तो कानून भी उसे दंड देगा, समाज के नियमों को नहीं मानूंगा तो समाज भी मुझे दंड देगा, ये सब उसके अंदर आ जाती है। तीसरा और आखिरी चरण, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, ठीक है, यहाँ पर 2 बार नैतिकता हो गया है, नैतिकता का स्तर, ठीक ना। इसका स्टेज क्या होता है, 13 वर्ष से ऊपर के बच्चे इसमें आते हैं। इसमें क्या होता है, डिसीज़न खुद लेने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है, सही गलत का फैसला करने का क्षमता उसके अंतर्गत आ जाती है। यानी कुल मिला के बच्चा क्या किशोरावस्था में आ जाता है और उसे समाज में रहने वाले जो कानून व्यवस्था है, या सही गलत है, या सम्मान है, या अपमान है, दंड है, ये सब चीज़ें क्या होती है, समझ आ जाती है। यानी वो नैतिकता की ओर अग्रसर हो जाता है। और ये अवस्था क्या है, 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था। और इसको भी क्या किया है, कोहलबर्ग ने 2 उप अवस्थाओं में बांटा है। पहला सामाजिक समझौते की अवस्था, दूसरा है विवेक सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था। अभी हम डिटेल से इसको आगे पढ़ेंगे। देखिए, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का जो स्तर होता है वो 13 वर्ष से ऊपर होता है। और इसका जो पहला है सामाजिक समझौते की जो अवस्था है, सामाजिक समझौते की जो अवस्था है, इसमें किशोर, ये तो 13 वर्ष से जो ऊपर की जो अवस्था होती है तो किशोर अवस्था की होती है। इसमें क्या होता है, जो किशोर होती है मानने लगते हैं कि जो नियम लोगों के भले के लिए है, अगर किसी नियम से किसी को नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। यानी उनके अंदर जो समाज के नियमों का है
समाज ने जो नियम बनाया, अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बताती हूँ कि समाज के नियम बनाए कि दहेज लेना चाहिए, ठीक है, प्रतिष्ठा का प्रतीक है दहेज। लेकिन जब बच्चा जो बड़ा हुआ उसके अंदर समझदारी आई, तो वो जो समाज का जो नियम बना है कि हाँ दहेज लेना, क्या प्रतिष्ठित व्यक्ति दहेज लेते, तो उसके अंदर ये बात है कि जो गलत है मैं उसे तोड़ सकता हूँ। यही बताता है सामाजिक संबंध समझौते की अवस्था, बताता है कि वो अगर समाज के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उसे क्या कर सकते हैं, अगर वो गलत है तो वो उसको तोड़ भी सकता है, ठीक है। यानी इस दृष्टि से लगता है कि किसी हद तक मूल अधिकारों मूल्यों का संरक्षण करते हैं। मतलब इसे समझिए, एक दहेज के ही से समझिए कि समाज द्वारा जो बनाए गए नियम है वो गलत भी हो सकता है। उत्तर रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था का दूसरा क्या है, उपावस्था क्या है, सार्वभौमिक सिद्धांत या विवेक की अवस्था। इसे विवेक की अवस्था भी कहते हैं। सार्वभौमिक नीति सम्मान सिद्धांतों पर आधारित चिंतन की अवस्था है। कोहलबर्ग ने नैतिक सिद्धांतों की सबसे ऊंची और छठी अवस्था, इस अवस्था में व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रण रखता है और अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष नैतिक व्यवहार का करता है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे जब किशोरावस्था में जाता है तो उसके अंदर सही गलत करने की पहचान आ जाती है। वो समाज के द्वारा बनाए गए नियमों को जो इंसान के हित में, जैसे क्या दहेज लेना क्या अच्छी बात है, बिल्कुल नहीं अच्छी बात है, लेकिन वो हमारे समाज में क्या प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया है, तो उसको वो तोड़ सकता है। तो उसी प्रकार ये सार्वभौमिक सिद्धांत या विवेक की अवस्था में क्या होता है ना कि बच्चे के अंदर दूसरों को विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। यानी क्या सही है क्या गलत है, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी पावर आ जाती है कि समझ सके कि जो समाज द्वारा बनाए गए जो नियम हैं वो फ़ायदे के लिए हैं या नुकसान के लिए है। यानी उसके अंदर क्या होता है कि मानसिक शक्तियाँ उत्पन्न होने लगती है, जन्म लेने लगती हैं, उनकी मानसिक शक्तियाँ क्या होता है, ग्रो करने लगती है, ठीक है। यही सार्वभौमिक सिद्धांत या विवेक की अवस्था। अपने इस सिद्धांत को कोहलबर्ग ने अपने नैतिकता के सिद्धांत को एक कहानी द्वारा समझाया है। कोहलबर्ग ने कि प्रसिद्ध हाइंस की कहानी बताई है, एक दुविधा की कहानी बताई है कि कैसे दुविधा में फंस करके इंसान गलत कदम उठाता है और वो गलत कदम उसके लिए सही साबित होता है। देखिए, कोहलबर्ग ने अपनी कहानियों में एक हाइंस नामक एक हेंस नामक व्यक्ति संबंधित जो यूरोप में रहता था, उसकी पत्नी जो क्लारा जो है वह विशेष प्रकार के कैंसर से पीड़ित थी और मौत के कगार पर थी। डॉक्टर ने कहा कि एक नई दवा जो एक रसायन द्वारा यानी एक केमिस्ट द्वारा बनाई गई है उससे उसकी जान बचाई जा सकती है। यानी देखिए, कोहलबर्ग ने अपनी कहानी द्वारा कैसे दुविधा को बताया है, डिलेमा को बताया है, ठीक है। वो इस कहानी में बताते हैं कि हिंस नामक व्यक्ति रहता है और यूरोप में रहता है और उसकी बीवी जो क्लारा है वो एक विशेष प्रकार के कैंसर से पीड़ित रहती है और बिल्कुल मौत के कगार पर रहती है। और डॉक्टर ने बताया कि एक केमिस्ट है जिसने दवा का खोज किया, अगर उसकी दवाई से दे दी तो वो उसकी जान बच सकती है। फिर क्या होता है, एक स्थानीय रसायन द्वारा दवा की खोज की गई थी और हाइंस ने कुछ खरीदने के लिए सख्त कोशिश की, यानी वो दवा खरीदने के लिए सख्त कोशिश, लेकिन वो दवा का जो पैसा होता है वह 10 गुना पैसे मांगता है। जी, वो डॉक्टर जो वो केमिस्ट होता है जिसने दवा की खोज की थी वह 10 गुना पैसे मांगता है। तो हाइंस के उसकी जो लागत है वो चुका नहीं पाता, लेकिन वो चाहता है कि वो क्या करे, अपनी बीवी की जान बचाए। वो दोस्तों से क्या करता है, मदद के बाद भी आधे पैसे ही करता, मतलब अपने जितने रिलेटिव्स होते हैं सबसे मदद मांगता है, लेकिन उसके बावजूद उसके पास पैसे आधे ही मिलते हैं। तो फिर क्या करता है, उसने उस केमिस्ट को समझाया कि उसकी पत्नी मौत के कगार पे है और पूछा कि क्या वह दवा सस्ती हो सकती है और बाद में वो बाकी राशि क्या दे देगा, लेकिन वो केमिस्ट नहीं मानता है। क्या वो केमिस्ट क्या करता है, इनकार कर देता है। तो आखिर हार पछता के वो क्या करता है, वो हिंज क्या करता है, उस दुकान से दवा चुराने घुस जाता और दवा चुरा लेता है, क्योंकि उसको पता है कि जो चोरी अगर वो करेगा तो उसे पुलिस भी पकड़ सकती है, उसे मारा भी जाएगा, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं रहता है। वो जानता है कि दवा चुराना गलत है, फिर भी उसके अंदर कोई चारा नहीं रहता, वो अपनी बीवी को बचाने के लिए वहाँ से दवा चुरा लेता है। तो ये जो कहानी कोहलबर्ग ने बताया, तो इसमें क्या है, पढ़ने के बाद बच्चों के अंदर एक साक्षात लिया गया, उन्हें नैतिक दुविधा धर्म संकट के बारे में कुछ प्रश्न पूछे गए। यानी अगर
ये कहानी सुना दी गई और बच्चों को क्या अंदर एक धर्म संकट है। बच्चा जान रहा है कि वो जो चोरी करेगा वो गलत है, लेकिन फिर भी ये भी जान रहा है कि अगर वो चोरी नहीं करता तो उसकी बीवी की जान नहीं बच पाती। तो यही वो बताए हैं अपने इस नैतिकता के सिद्धांत में। तो बच्चों के अंदर वो सवाल करता है क्या हाइंस को दवा चोरी करनी चाहिए। दिमाग में बच्चों के आएगा ना दिमाग में, क्या चोरी करनी चाहिए, क्या चोरी करना सही है या गलत है, क्यों उसने चोरी किया, ये सारे जो है ना इस कहानी सुनने के बाद ये दिमाग में आते हैं। तो क्या दवाई बनाने वाले को का हक है कि वह दवाई के इतने पैसे मांगे, यानी जिसने दवा बनाया है उसको क्या हक है कि दवाई के इतने पैसे मांगे। अगर कम पैसे मांगे होते तो उसको चोरी करनी नहीं पड़ती। यही सब उन बच्चों के दिमाग में बातें आने लगती हैं। अतः क्या हम इससे क्या होता है, इस कहानी जो सुनाया कोहलबर्ग ने उसमें क्या हो नैतिक तर्कणा, ठीक है, किसी भी चीज़ को तर्क करने की क्षमता उस आयु में क्या होती है, जागृत होती है। तो अनुसार विकसित और परिवर्तित होती है, यानी जब आयु के हिसाब से ही तर्क करने की क्षमता क्या होती है, विकसित होती है। यानी इन 6 अवस्थाओं में से प्रत्येक अवस्था नैतिक दुविधाओं को सुलझाने के लिए अपनी पूर्व अवस्था से अधिक परिपूर्ण होता है। यानी जो ये 6 अवस्थाएं बताई हैं इसमें क्या होता है, बच्चा जैसे बड़ा होता है तो उसके अंदर क्या होता है, नैतिक तर्कणा विकसित होती है। यही बताया है कोहलबर्ग साहब ने। इस प्रकार हम कर सकते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो नैतिकता का सिद्धांत दिया है उसको 3 लेवल में बांटा है और 3 लेवल को क्या हर एक लेवल का 2-2 अवस्थाएं दी हैं, यानी कुल मिलाकर 6 अवस्थाएं हैं। और इसमें उन्होंने एक कहानी हिंस की सुनाई है कि कैसे उसे दुविधा नैतिक तर्कणा उसके अंदर बढ़ती है, कैसे दुविधाओं का सामना करके गलत काम भी जो चोरी है वो भी वह कर लेता है। अगर मेरा ये कोहलबर्ग जो मैंने थियरी पढ़ाया अगर आपको ना समझ में आए तो कमेंट्स करें, और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, और लाइक शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। कोई प्रॉब्लम हो आप ज़रूर कमेंट्स करें। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।